बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज तारीख है 15 नवंबर और दिन है पीर का। बड़ा ही हैक्टिक दिन था आज का। मैं अभी इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस से ही सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ। सियासत और अदलिया के ऐवान में हलचल मची हुई है। आज सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वज़ीर आज़म हाउस में क्या हुआ, 48 घंटों की सियासी गहमा गहमी के बाद बिल आखिर फाइनली वज़ीर आज़म और हुकूमत को मिले हैं कुछ रिलीफ के लम्हात। यह मुमकिन ही नहीं था कि इत्तेहादियों की नाराज़गी और अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग के बाद इमरान खान मुल्की मुफाद में होने वाली अहम तरीन कानून साजी को छोड़कर खामोशी से घर में बैठ जाते। ऐसा लग रहा था कि ये फाइट बैक होगा, एक रिटेलिएशन एक तरह से होगी। और आखिरी वक्त में आज कुछ अहम राब्ते हुए और कुछ बड़े फैसलों के नतीजे में वज़ीर आज़म ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिलाने समेत तकरीबन 8 अहम तरीन कानून पास कराने की राह हमवार कर ली है। या यूँ समझ लीजिए कि मुश्किल 48 घंटे गुजर चुके, लेकिन अभी भी मज़ीद मुश्किल 48 घंटे बाकी रह गए हैं। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलेगा? क्या आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए होंगे या नहीं? और क्या हुकूमती इत्तेहाद जीतेगा या हुकूमत को अददी एतबार से बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है? ये सब कुछ तय होगा सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों में, यानी बुध के रोज़ होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में। दिन भर वज़ीर आज़म हाउस में आज मैं मौजूद रहा और ये सब कुछ इतनी तेज़ी से कैसे हो रहा है, कौन सी मुलाकातें हुई और क्या बड़े सियासी फैसले किए गए हैं, इनकी तफसील मैं अब से कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ बात कुछ अदालती मामलात की भी है। मरियम नवाज की सज़ा के खिलाफ अपील पर होने वाली अहम पेशी से ठीक 2 रोज़ कबल मुल्की अदलिया और बेंच में शामिल मुअज़्ज़ज़ जज को मुतनाज़ बनाने की जो लंदन प्लानिंग है वो बुरी तरह ना सिर्फ एक्सपोज हुई बल्कि उल्टा गले पड़ने वाली है। ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ और वज़ीर आज़म ने इस सारी मनसूबाबंदी पर क्या कहा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अदालती कॉरिडोर्स में हलचल उस वक्त मची जब एक पूरी मनसूबाबंदी के तहत मरियम नवाज की सज़ा के खिलाफ अपील पर होने वाली अहम पेशी से ठीक 2 रोज़ कबल, यानी 17 को उनकी पेशी होनी है, तो आज 2 रोज़ कबल साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का एक हलफनामा सामने आया। ये सारी तफसीलात आप मीडिया में सुन चुके हैं, देख चुके हैं। मैं क्विकली बता देता हूँ जिन लोगों ने अभी इस पस मंज़र से वो वाकिफ़ नहीं है उनके लिए, कि इस हलफनामे में वो एक वाक़े का अपने आप को चशमदीद गवाह बताते हैं कि जब साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने हाई कोर्ट के एक जज को हुक्म दिया था कि 2018 के इंतखाबात से पहले मरियम नवाज शरीफ या नवाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा ना किया जाए। राना शमीम ने अपने हलफनामे में लिखा है कि साकिब निसार 2018 में कुछ छुट्टियां गुजारने अपने अहले खाना के हमरा गिलगित बल्तिस्तान आए थे और एक मौके पर वो भी उनसे मिले। तो जब ये उनकी मुलाकात हो रही थी तो इस मौके पर साकिब निसार साहब अपने रजिस्ट्रार से फ़ोन पर बात कर रहे थे और उन्हें हिदायत दे रहे थे कि फ़लाँ जस्टिस की रिहाइशगाह पर जाओ और उनसे दरख्वास्त करो कि मुझे यानी साकिब निसार को फ़ौरन फ़ोन करें। अगर ये कॉल ना लग सके और आपकी बात ना हो सके तो मेरी यानी साकिब निसार की तरफ से उन्हें ये पैगाम पहुंचाएं, यानी उन जज साहब को ये पैगाम पहुंचाएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को किसी भी कीमत पर आम इंतखाबात से कबल ज़मानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। साबिक जज ने अपने हलफनामे में मज़ीद लिखा कि इसके थोड़ी ही देर बाद उनकी उस जस्टिस से फ़ोन पर बात हो गई, यानी साकिब निसार साहब की उस जज से बात हो गई जिससे वो करना चाह रहे थे, और उन्होंने उसे फ़ोन पर बताया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की ज़मानत आपने नहीं करनी, उन्हें जेल में रखना है। फिर दूसरी तरफ से यकीन दहानी भी कराई गई, यानी फ़लाँ जस्टिस साहब की तरफ से साकिब निसार को फ़ोन पर यकीन दहानी कराई गई कि आप मुतमिन हो जाएं, जो आपने कहा वैसे ही होगा। और उसके बाद साकिब निसार साहब पुरसकून हो गए। ये साबिक जज ने अपने हलफनामे में लिखा कि ये सारा मंजरनामा मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने लिखा कि मैंने जस्टिस साकिब निसार से पूछा कि आपने ये पैगाम क्यों पहुंचाया, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि राना साहब आप नहीं समझेंगे, आप बस इतना समझें कि जैसे आपने इस बारे में कुछ सुना ही नहीं।
तो ये है उनका हलफनामा, जिसे मुस्लिम लीग नून और मीडिया का एक मखसूस हिस्सा अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मीडिया के जो गैर जानिबदार हलके हैं वो इस मंतक को तस्लीम नहीं कर रहे कि एक चीफ जस्टिस इतने बड़े और गैर मामूली केस में इतनी अहम हिदायत जारी कर रहा है, वो भी बगैर किसी राजदारी के। मतलब आपने किसी को सज़ा दिलवानी है, ज़मानत पर उसकी रिहाई नहीं होने देनी, तो आपके साथ एक अदालत का जज बैठा हुआ है और आप उसी के सामने दूसरे जज को फ़ोन करके कह रहे हैं ये सारा कुछ। तो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही अनटिल अनलेस कि वो भी आपके साथ इस गेम का हिस्सा ना हो। और दूसरा, इस हलफनामे की जो टाइमिंग है वो बहुत ही अहम है। मरियम नवाज़ की सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत 17 नवंबर यानी ठीक 2 दिन के बाद उसी जज की अदालत में होने जा रही है जिनका इस हल्फनामे में जिक्र किया गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत समझने की है कि मरियम नवाज साहिबा की ये जो अपील लगी हुई है अदालत में, इसमें बार बार एक तो ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, फिर बार बार वकला भी बदले गए। अब जब पता चल चुका है कि दाल नहीं गल रही और ऐन मुमकिन है कि फ़ैसला उनके खिलाफ आ जाए या इसके 100% इम्कान है कि फ़ैसला उनके हक़ में नहीं आएगा, तो उन्होंने पूरे बेंच को मुतनाज़ा बनाने की ये मनसूबाबंदी कर ली। लेकिन इस मनसूबाबंदी में कैलिब्री फ़ॉन्ट की तरह एक गलती छोड़ गए और एक 2 नंबरी करने की कोशिश की गई जो मीडिया में फिर पकड़ी गई। वो ये कि राना शमीम साहब का साकिब निसार से मुताल्लिक जो हलफनामा है उसे नोटराइज करने वाला वही शख्स है जिसने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स को नोटराइज किया। अब जो थोड़े अदालती मामलात को जानते हैं उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि नोटराइज क्या है। नोटरी पब्लिक वो एक स्टैम्प होती है। जब आप कोई हलफनामा लिखते हैं या डॉक्यूमेंट्स कोई ऐसा आप बनाते हैं तो उसके ऊपर एक नोटरी पब्लिक की स्टैम्प लगती है, वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। तो नवाज शरीफ की बरतानिया से जब हुकूमत को एक मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हुई थी, उस पर भी चार्ल्स ड्रास्टन नामी शख्स के वो नोटराइज उसकी तरफ से की गई थी। जो राना शमीम साहब ने साकिब निसार से मुतल्लिक बयान हल्फी जमा कराया उसमें भी चार्ल्स ड्रास्टन का ही नोटराइज किया हुआ है। तो ये सारा मामला कहाँ से शुरू हुआ इसका अंदाज़ा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बड़ी आसानी से पता चल सकता है कि लंदन में कौन किसको क्या हिदायत दे रहा है। दूसरी जानिब साकिब निसार ने राना शमीम के इस दावे की ना सिर्फ तरदीद की है बल्कि मुकामी अखबार की खबर को हक़ाइक़ के मुनाफी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि राना शमीम बतौर चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान अपने ओहदे की एक्सटेंशन मांगने उनके पास गए थे जो उन्होंने मंजूर नहीं की। तो अब अल्लाह ही जाने इस सारे मामले में क्या हकीकत है। राना शमीम गलत कह रहे हैं या साकिब निसार साहब गलत कह रहे हैं, हम किसी को कोई सर्टिफिकेट देने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से ये सारी टाइमिंग है, प्लानिंग है और जो इसमें कैलिब्री जैसी गलतियां नज़र आ रही हैं, उससे लग रहा है कि कहीं प्लानिंग जो है वो थोड़ी सी गलत हो गई। अब साकिब निसार साहब के इस बयान पर राना शमीम साहब का भी रद्द-ए-अमल सामने आया और उन्होंने साकिब निसार का बयान मुस्तरद करते हुए कहा कि मैं अपने हल्फनामे पर कायम हूँ। साकिब निसार के पास मुझे एक्सटेंशन देने का इख्तियार ही नहीं था, तो मैं क्यों जाता उनके पास एक्सटेंशन लेने। अगर वाकई ऐसा है कि साकिब निसार के पास इख्तियार नहीं है, जो कि मुझे नहीं पता है कि नहीं है, चीफ जस्टिस के पास हो सकता है इख्तियार या नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तो उनकी बात में वज़न है कि वो फिर क्यों जाएंगे किसी के पास एक्सटेंशन लेने के लिए। खैर, चूँकि इस सारे मामले में अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को सिंगल आउट किया जा रहा है और वो जज हैं जो 2 दिन बाद मरियम नवाज़ के केस की समाअत करने वाले हैं, तो इसी सारे मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी नोटिस ले लिया है और उन्होंने जज राना शमीम को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते हुए तलब कर लिया। इसके साथ खबर देने वाले सहाफ़ी अंसार अब्बासी और इस खबर को छापने वाले अखबार और उनके मालिक जो हैं उनको भी बुला लिया है और तमाम फरीकान को कल 10 बजे ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश होने का कहा गया। ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, पता तो चले कि इस सारे इंसाफ के निज़ाम के साथ मजाक कौन कर रहा है। कोई किसी के ऊपर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा दे तो पता ही नहीं चलता सच्चा कौन है झूठा कौन है। तो इस सारे मामले पर फिर हुकूमती जमात और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भी रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने सुबह ही सुबह 11 बजे इस हवाले से एक अहम इजलास बुला लिया। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर उसमें शरीक हुए, फिर पार्लिमानी अमूर के जो मुशीर हैं बाबर अवान वो उस इजलास में थे, फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र को भी बुलाया गया और इस सारे मामले के जो कानूनी नुकात हैं उन पर ब्रीफिंग दी गई। और वहाँ पर फिर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया है कि मुस्लिम लीग नून अदालतों पर असरअंदाज होने की एक तारीख़ रखती है और माजी में भी वो रियासती इदारों पर हमलावर हो चुके हैं और अब भी कोई बईद नहीं है उनसे कि वो अपने केसेस से बचने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वज़रा को हिदायत की है कि वो
इस मामले पर मीडिया का सहारा लेते हुए कौम को मुमकिना मनसूबाबंदी से आगाह करें। देखते हैं इस सारे मामले का क्या हल निकलता है। आखिर में थोड़ी सी बात सियासी मामलात के हवाले से, जो कि सियासी दर्जा हरारत भी काफ़ी ऊपर चला गया है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान खामोशी से घर बैठने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो 2 दिन पहले अपने इत्तेहादी अरकान को सामने बिठा के एक तकरीर की कि देखें जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक दिलाने का जो बिल है वो बहुत ही ज़रूरी है कि वो ऐवान से पास हो जाए। उन्होंने अपील की, दरख्वास्त की कि जनाब आप वोट करिए। तकरीर उनकी PTV पर नशर हुई। इधर से वो प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं अपने चैम्बर तक, अपने ऑफिस तक। 10 मिनट के अंदर अंदर ऐसी हलचल हुई कि वो इजलास उन्हें मुलतवी करना पड़ा। उसके पीछे इत्तेहादियों की नाराज़गी, अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग और बहुत सारे अनासर ऐसे थे जिसमें हुकूमत को ये डर था, ये ख़दशा था कि नंबर गेम्स में हमें बहुत बड़ी शिकस्त हो सकती है। चूँकि 2/3 अक्सरियत तो है नहीं, तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसकी जो पूरी हिकमत अमली है वो तय कर ली है और एक बार फिर से जो इजलास मुलतवी हुआ था उसे बुध के रोज़ दोबारा बुलाने का फ़ैसला किया गया। आज पूरा दिन मैं वहीं पर रहा और मैं देखता रहा कि किस तरह सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बैक टू बैक मीटिंग्स चल रही। इत्तेहादी आ रहे हैं, इत्तेहादी जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुलाकातें हो रही हैं, अपनी पॉलिटिकल कमेटी से उन्होंने मुलाकात की। उसमें ये डिसाइड हुआ कि मुश्तरका इजलास हर हाल में बुलाना है। कब बुलाया जाए? तो तय ये हुआ कि एक बार इत्तेहादियों को बुला लें, उनको सुन लें। फिर इत्तेहादियों को बुलाया गया, उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का डेमो दिया गया, उनको सारे उसके जो फ़ायदे थे, जो नुकसान थे, सब बताए गए। इत्तेहादियों को कायल कर लिया गया है। नंबर्स गेम, एक एक वोट अभी इस वक्त बड़ा क्रूशल है गवर्नमेंट के लिए, उसको पूरा करना। और मैंने तो सुना है आमिर लियाकत साहब को भी मनाया जा रहा है कि वो भी वोट दें। मेजॉरिटी जो है वो इस हक में है कि वोट देने के लिए वो तैयार हो चुके हैं। अब 48 घंटों के अंदर अंदर इस बारे में डिसीजन हो जाएगा कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा है कि उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से वोट का हक देने का वादा किया था और वो उस पर कायम है और इसे हर हाल में पूरा करना चाहते हैं। और ये भी कि आइंदा इंतखाबात भी हर हाल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर ही होंगे। उस सिलसिले में तो कोई दो राय है नहीं। तो वोटिंग मशीन का डेमो भी दे दिया गया है। ऐसी कानून साजी जो मुतनाज़े थी उसे फ़िलहाल रोक दिया गया है। यानी पहले हुकूमत 12 के करीब बिल ऐवान में लाना चाहती थी, लेकिन अब ये फैसला हुआ है कि 8 बिल्स जो हैं उन्हें फौरी तौर पर पास कराया जाए। तो अपोजिशन अपना पूरा जोर लगाएगी कि किसी तरह इन बिल्स को पास होने से रोका जाए। लेकिन वज़ीर आज़म ने कल काबीना का इजलास मनसूख कर दिया है। अपनी पूरी तवानाइयाँ वो मुश्तरका इजलास की तैयारी पर लगा रहे हैं। एक एक वोट कीमती है। देखना है हुकूमत को इस बारे में कामयाबी मिलती है या नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपनी सिंसियर एफर्ट कर रहे हैं। आज जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल कमेटी का इजलास बुलाया, अपने तर्जुमानों को बुलाया, कल काबीना का इजलास मनसूख कर दिया, आज इत्तेहादियों को बुलाया गया, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हैपनिंग्स हुई हैं और वो फ्रंट फुट पर लीड करते दिखाई दे रहे हैं। तो अगले 48 घंटे बहुत अहम है। नज़र रखेंगे, आपको भी अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।